नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। टीजीटी 2020 और पीजीटी 2020 परीक्षा के लिए आपके विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और मैं आपको भूगोल विषय की तैयारी करवाऊंगा आपके सामाजिक विषय के अंतर्गत। तो भूगोल विषय से संबंधित आज हम आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं, चूँकि यहाँ से आपकी परीक्षाओं में एक दो सवाल ज़रूर मिल जाते हैं। चाहे हम लोग विश्व के भूगोल की बात करें, चाहे भारत के भूगोल की बात करें, चाहे फिर भौगोलिक चिंतन या फिर पर्यावरण अध्ययन की बात करें, ये सारे सेक्शन से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इन सेक्शंस में से भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से आपकी परीक्षाओं में सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसी लिहाज से आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भारत के अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र से आपकी परीक्षाओं में सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं, एक दो सवाल आपको ज़रूर मिल जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बनाने की भी ज़रूरत होती है और थोड़े से आपको फैक्ट भी पढ़ने की आवश्यकता होती है। जब हम फैक्ट की बात करते हैं तो आपको ये समझना होता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, उसकी क्या खास विशेषताएं हैं और फिर उसके बाद वो नदी अंत में कहाँ पर विलीन होती हैं। तो फैक्ट के रूप में आपको इन चीज़ों को समझने और रटने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो ये सारे फैक्ट को याद रखना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम लोग अपने फैक्ट के साथ शुरुआत करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे, ताकि ये टॉपिक आपका बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार हो और आपकी परीक्षाओं में अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई सवाल पूछा जाए तो वो आप बेहतर तरीके से सही टिक कर पाएँ। तो इसी के लिए हम आज आपको पढ़ाएंगे भारत का अपवाह तंत्र। सबसे पहले समझते हैं कि भारत के अपवाह तंत्र से संबंधित आप कितने ऐसे चैप्टर हैं जिसको यहीं पर आप पूरा कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ तो आप जानते ही हैं, इसका एक बेसिक सा फंडा है कि नदियों के बारे में अगर आपको पढ़ना होगा तो आप कहाँ से पढ़ेंगे, इसी अपवाह तंत्र से पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन होता है यहीं पर आप पढ़ सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ साथ में आप पढ़ सकते हैं यहीं पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं। यहीं पर आप इसको भी पढ़ सकते हैं कौन कौन सी घाटियां हैं, द्रोणियां हैं या आप गॉर्ज कहते हैं। इन सबको भी आप यहीं से इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप चाहें तो यहाँ पर जब पर्वतों को पढ़ेंगे, पठारों को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ से ये नदी निकलती है। और अगर जब हम लोग कोस्ट लाइन के जितने भी सागर, महासागर या खाड़ियाँ हैं उसको पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होता है कि कौन सी नदी कहाँ पर जाकर के विलीन होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपवाह तंत्र नाम का एक चैप्टर है जिससे आप इतनी सारी चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं। हालांकि हर चीज़ें एक दूसरे से रिलेट ही हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत आप इतने सारे टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि आखिर अपवाह तंत्र में आप क्या देखेंगे और कैसे इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये अपवाह क्या होता है। तो अपवाह का सीधा सा मतलब है जल मार्ग। जलमार्ग, ऐसा जलमार्ग जहाँ से जल प्रवाहित होता है, जल प्रवाह होता है और वो कैसा होगा, एक निश्चित दिशा में होगा और कहा जाए तो एक निश्चित स्थान पर भी होगा। एक निश्चित स्थान और दिशा में जल जिस स्थान से या जिस मार्ग से प्रवाहित होता है उसी को हम लोग कहते हैं अपवाह। हमने अभी तक आपको सिर्फ अपवाह बताया है, तंत्र नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि अभी तंत्र ये बना ही नहीं है। एक चीज़ आप और समझिएगा कि कुछ नदियाँ जो हैं वो छोटी हैं और कुछ नदियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। तो छोटी और बड़ी नदियाँ ये दो तरह की आपकी नदियाँ होती हैं और इसमें से आपको समझने की आवश्यकता है कि जब बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ
एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो वो अंत में जाकर के एक बड़ी नदी का स्वरूप धारण करती हैं। जैसे यहाँ से मान लीजिए कोई एक दिशा से कोई छोटी नदी आती है, कोई यहाँ से एक छोटी नदी आ रही, कोई एक नदी यहाँ से छोटी आ रही, कोई नदी यहाँ से आ रही, या फिर कोई नदी इसमें आकर के मिल गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन जब इन सभी छोटी नदियों का जल एक जगह पर मिलने लगता है और फिर जो आगे एक धारा बहती है वो एक बड़ी नदी का स्वरूप धारण करती है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर छोटी नदियाँ हैं और यहाँ पर क्या है, बड़ी नदियाँ। मतलब छोटी छोटी नदियाँ कई सारी दिशाओं से आकर जब एक साथ प्रवाहित होने लगती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी नदी है। यहाँ पर क्या है, ये छोटी नदी है और ये वाली कौन सी है, बड़ी नदी है। तो छोटी नदी और बड़ी नदी में भी आप एक चीज़ समझते रहिए कि जितनी भी छोटी नदियाँ होती हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ, या फिर हम उसको कहते हैं सहायिकाएं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जब छोटी छोटी नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं और बड़ी नदी का निर्माण करती हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य नदी। क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको आगे देखने को मिलेगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आपको भूगोल बिल्कुल भी नहीं आता तो इन सब चीज़ों में भी आप परेशान न होने पाएँ। तो यहाँ पर हमने कुछ छोटी नदियाँ और कुछ बड़ी नदियों को मिला करके एक नदी के तंत्र को विकसित किया है। क्योंकि जब कई सारी नदियां मिलकर के एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं तो ऐसे में एक नदी का जाल बनता है, एक तंत्र बनता है, और इसी नदी को ही हम क्या कहते हैं, इसी नदी को हम क्या कहते हैं, नदी तंत्र या फिर अपवाह तंत्र कहा जाता है। कहने का मतलब कि अगर हम तंत्र की बात करेंगे, जैसे आप नाम सुनते हैं गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ये सारे क्या हैं, एक बड़ी नदी है और इसकी बहुत सारी छोटी छोटी सहायिकाएं हैं। तो बड़ी नदी और सहायिकाओं को शामिल करते हुए जिस नदी तंत्र का निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं नदी तंत्र, और उसमें हम बड़ी नदी के नाम के आधार पर उसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। अब ऐसे ही बहुत सारे नदी तंत्र आपको देखने को मिलेंगे भारत में, लेकिन जो सबसे बड़े हैं वो आपको 3 देखने को मिलते हैं, या यूँ कह लें कि 4 आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि चौथा वाला आपको लिए उतना सूटेबल नहीं होता है। जैसे आप सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आप देखते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर किसी नदी तंत्र का विकास न होकर बल्कि सभी की सभी नदियां क्या होती हैं, स्वतंत्र रूप से जा करके सागरों या महासागरों में विलीन होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखना है कि आखिर हम अपवाह द्रोणी किसको कहते हैं। तो अपवाह द्रोणी हम उसको कहते हैं जिस क्षेत्र का जल ये अपवहित करती हैं या उसको प्रवाहित करती हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, नदियों की द्रोणी कहते हैं। लेकिन जब इसी दो द्रोणियों के बीच में कोई जल विभाजक यानी कि छोटी छोटी अगर पहाड़ियां हैं या पर्वत हैं, या उसमें कह सकते हैं कोई उच्चावच एक अवरोध के रूप में काम करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर हम जहाँ जो भारत की सारी नदियाँ हैं, इन नदियों को अगर हम लोग सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें तो इसको हम आसान कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी नदियों को कई सारे तंत्र में डिवाइड करने की आवश्यकता है। जैसे भारत की अगर हम लोग पूरी नदियों को डिवाइड करेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहले 2 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। एक को हम लोग कहते हैं हिमालयी नदी तंत्र, एक को हम लोग क्या कहेंगे, हिमालयी नदी तंत्र, और दूसरे को हम लोग कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। दूसरे को क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब हिमालयी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में भी अगर आप देखेंगे तो हम इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, यानी कि इसका मतलब हो गया कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, और यहां पर क्या हो जाएगा,
प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। अब यहाँ पर जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, इसमें आप मुख्य रूप से जानते हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपकी सिंधु नदी है, एक आपका सिंधु नदी, दूसरा है आपका गंगा नदी और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इस नदियों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। लेकिन सिंधु नदी में भी कुछ सहायिकाएं मिलती हैं, यहाँ पर भी कुछ सहायिकाएं मिलेंगी और यहाँ पर भी आपको कुछ सहायिकाएं देखने को मिल जाएंगी। ये सारी सहायिकाएं दो तरह की होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं दाईं सहायिका और दूसरी को हम लोग कहते हैं बाईं सहायिका। इसी तरह से आप गंगा और ब्रह्मपुत्र में भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो दाईं और बाईं सहायिकाएं हैं, इन्हीं दाईं और बाईं सहायिकाओं और मुख्य नदी को मिलाते हुए एक पूरे नदी तंत्र का निर्माण होता है। तो गंगा नदी तंत्र, इसको आप गंगा नदी तंत्र लिख सकते हैं, इसको सिंधु नदी तंत्र लिख सकते हैं, इसको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र लिख सकते हैं। हमने तंत्र क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमने मुख्य नदी और उसकी दाईं और बाईं दोनों सहायिकाओं को शामिल कर लिया, तो ये क्या हो गई, एक तंत्र का निर्माण किया। अब इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में बेसिकली कोई भी तंत्र का विकास नहीं होता है, और जब तंत्र का विकास नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग इसको दो तरीके से डिवाइड करेंगे। एक को हम लोग कहते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, एक को हम लोग कहेंगे अरेबियन सी में मिलने वाली नदियाँ, और दूसरा हम लोग कहेंगे बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। अब इसके बाद जब अरब सागर में मिलने वाली नदियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें दो नाम आता है, जो है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी ऐसी दो प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में विलीन होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, तो ये सारी नदियां कहाँ पर आके मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। अब यहाँ पर आपको एक आइडिया हो गया कि हिमालयी नदी तंत्र है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इसमें आपने देखा कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को शामिल करेंगे, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत हम लोग अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों को शामिल करेंगे। लेकिन इन दोनों प्रकार की नदियों में जो वहाँ के उच्चावच होते हैं, वहाँ की पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ के पर्वत होते हैं, वहाँ की भौगोलिक दशाएं होती हैं, इन सभी के आधार पर हिमालयी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कुछ हद तक डिफरेंस पाया जाता है। तो वो डिफरेंस आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये डिफरेंस आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करता है, और उसी के आधार पर जब आप फैक्ट को रटते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पर हम लोग अब अगला पॉइंट जो देखेंगे वो है भारत की हिमालयी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में डिफरेंस किस बात का है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ और भारत की नदियों में जो डिफरेंस है, अब हम लोग उसको देखेंगे कि किस बात का इन दोनों प्रकार की नदियों में डिफरेंस पाया जाता है। तो सबसे पहले हिमालयी नदी के अंतर्गत अगर हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं, किस बात का अंतर पाया जाता है, तो हिमालय में प्रवाहित होने वाली, हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली जितनी नदियां हैं, उनका एक गुण होता है कि वो सभी की सभी पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ववर्ती नदियां। अब ये पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है कि अगर कोई नदी, बहुत आसान तरीके से इसको समझिए, अगर कोई नदी किसी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है और वहाँ पर उच्चावच का उत्थान होता है, फिर भी वो नदी अपने मार्ग को न बदल के बल्कि उस उच्चावच को काटते हुए, गॉर्ज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ें, तो ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ। यानी कि पूर्व में जिस स्थान पर प्रवाहित हो रही है, भौगोलिक उच्चावच में परिवर्तन के बाद भी वो नदी उसी क्षेत्र में प्रवाहित होगी, तो ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ।
एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो आप सबसे बेहतर एग्जाम्पल यहाँ पर सिंधु नदी को देख सकते हैं। सिंधु नदी के द्वारा जम्मू कश्मीर में एक गॉर्ज का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है बुंजी गॉर्ज। तो बुंजी गॉर्ज का ये निर्माण करती है। अब दूसरे पॉइंट में अगर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करते हैं, तो ये हिमालयी नदियां जो हैं वो पूर्ववर्ती हैं। तो सॉरी, तो ये अनुवर्ती नदियां होती हैं। अनुवर्ती नदियों का मतलब ऐसा होता है कि कोई नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है उस क्षेत्र में अगर कोई भौगोलिक उच्चावच में परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन के अनुसार जब नदियां अपने आप को ढाल लेती हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रवाहित होने लगती हैं, तो ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे चंबल नदी है या फिर सोन नदी है, केन नदी है, तो ये सारी की सारी नदियाँ कैसी हैं? अनुवर्ती नदियों के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस था ये था प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के बीच में डिफरेंस का, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियों का। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं दूसरे पॉइंट में कि जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियां वास्तव में अभी कैसी हैं? ये युवावस्था में हैं और युवावस्था में आप जानते हैं कि जोश और जुनून थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं दूसरे पॉइंट पर हम लोग देखेंगे कि ये नदियाँ अभी युवावस्था में हैं। तो युवावस्था में होने से मतलब क्या है कि आप इसको दैनिक जीवन से भी जोड़कर देख सकते हैं कि अगर कोई युवा है तो उसमें जोश थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो युवावस्था में होने की वजह से इनकी गति भी क्या होती है? तीव्र होती है, बहुत तेज़ी के साथ प्रवाहित होती हैं और इनके द्वारा जो कटान किया जाएगा, जो इरोजन होगा, वो फैलाव में ना होकर के बल्कि गहराई के साथ होता है। तो इस तरह से ये हिमालयी नदियाँ कैसी हैं? युवावस्था में हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी हैं? प्रौढ़ावस्था में हैं। तो प्रौढ़ावस्था में होने का मतलब ही हो गया कि ये क्या होंगी? एक तो ये धीरे धीरे प्रवाहित होंगी, दूसरा होगा कि अब इनके द्वारा जब कोई भी जल क्षेत्र धीरे धीरे प्रवाहित होता है तो वो गहराई में न जा करके बल्कि किनारों पर पार्श्व अपरदन करता है, किनारों किनारों पर कटान ज़्यादा होगा। तो प्रौढ़ावस्था का मतलब हो गया कि इनकी गति धीमी होगी, धीमी गति होने के साथ साथ में इनके द्वारा कटान क्या होगा? पार्श्व अपरदन किया जाएगा, पार्श्व अपरदन किया जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रौढ़ावस्था के गुण होते हैं और इनके द्वारा जो घाटी का निर्माण होगा वो उथली घाटी का निर्माण होता है, ज़्यादा गहराई नहीं होती। इसके बाद अब हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरे पॉइंट की सबसे खास बात ये होती है कि हिमालयी नदियों में मार्ग परिवर्तन, हिमालयी नदियों में मार्ग परिवर्तन का गुण पाया जाता है। हिमालयी नदियों में मार्ग परिवर्तन का गुण पाया जाता है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मार्ग परिवर्तन का गुण नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ एक बहुत ही कठोर चट्टान पर होकर के प्रवाहित होती हैं और कठोर चट्टान पर प्रवाहित होने के कारण ही इन नदियों का जो भी मार्ग होता है वो एक निश्चित होता है, कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होता। जबकि हिमालयी नदियों में ये परिवर्तन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको कोसी नदी का मिल जाएगा। तो ये होता है मार्ग बदलती हैं, इसमें विसर्पण भी पाया जाएगा, जबकि इसमें विसर्पण की स्थिति आपको देखने को नहीं मिलती। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि हिमालयी नदियों के द्वारा अमूमन डेल्टा का निर्माण होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण छोटे छोटे आकार में होता है। तो यहाँ पर जो भी हिमालयी नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण करने का मतलब है कि जब कोई नदी किसी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, धीरे धीरे काफ़ी दूरी तक वो प्रवाहित हो लेती है, तो उसका जो स्पीड है, जो गति है, वो थोड़ी सी धीरे धीरे कम होती है, चूँकि ढाल का अनुसरण करते हुए नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो अगर हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे जैसे वो उत्तराखंड से निकलेंगी,
उत्तर प्रदेश को पार करेंगी, बिहार को पार करेंगी और फिर उसके बाद जब पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जाती हैं तो ये सारी नदियाँ क्या हैं कि अपनी गति थोड़ी सी कम कर लेती हैं या धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ऐसे में जो इनके साथ अवसाद लाया जाता है वो सारे के सारे अवसादों का जमाव बंगाल की खाड़ी में बहुत ही उसके मुहाने पर ही हो जाता है। और मुहाने पर होने का मतलब है कि एक आकार बनेगा जो कि तकरीबन इस तरह का होता है। तो डेल्टा के आकार का एक स्थलखंड का निर्माण होता है और ऐसे ही स्थलखंड को हम डेल्टा कहते हैं। ये बेसिकली होता है हिमालयी नदियों में। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में इसका ठीक उल्टा होता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो भी डेल्टा बनेगा वो या तो छोटे बनेंगे और या तो नहीं बनेंगे, क्योंकि इन नदियों का प्रवाह तेज होता है, काफ़ी तेज़ी से प्रवाहित होती हैं और अपने द्वारा जो भी अवसाद लाई जाती हैं वो थोड़ा सा आगे जाकर के ये गिराती हैं। जैसे कोई नदी अगर इस तरह से प्रवाहित हो रही है, अब मान लीजिए कि इसको यहीं पर अपने जल को गिराना था, यहाँ पर मान लेते हैं हम कि अरब सागर है या फिर बंगाल की खाड़ी है, कोई भी जल का क्षेत्र है। जब ये काफ़ी तेज़ी से आएंगी तो ये क्या करेंगी कि इस क्षेत्र में अपने, हालांकि इनको अपने अवसादों का जमाव तो यहीं करना था, लेकिन इनकी तीव्र गति होने के कारण ये क्या होती हैं, आगे बढ़ जाती हैं और फिर थोड़ा सा यहाँ जाकर के जब अपने अवसादों को जमा करती हैं तो ऐसे में क्या होता है, एस्चुअरी का निर्माण होता है या इसी को हम लोग कहते हैं ज्वार नद मुख की। तो बेस जो डिफरेंस है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, जबकि हिमालयी नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। एक डिफरेंस यहाँ पर यह भी है कि कोई भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमालयी नदी की सहायिका होती है, लेकिन हिमालयी नदी किसी भी प्रायद्वीपीय नदी की सहायिका नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, तो अगर हम मानते हैं कि ये गंगा नदी है और गंगा नदी में ही यहाँ पर एक ये यमुना नदी मिलती है। अब ये नदी कैसी है, ये नदी कैसी है, हिमालयी नदी है, लेकिन अब इसमें आप देखते हैं कि यमुना में चंबल नदी भी मिलती है, केन भी मिल जाती है, फिर आगे चलकर सोन भी मिल जाती है। तो ये सारी नदियाँ कैसी हैं, प्रायद्वीपीय हैं। ये आपका डायरेक्शन होगा, यहाँ से ये आती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमालयी क्षेत्र की नदियों की सहायिका बन जाती हैं, जबकि हिमालयी नदी किसी भी प्रायद्वीपीय नदी की सहायिका नहीं बनती है। तो ये एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये भी आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ किसी भी नदी तंत्र का निर्माण नहीं करती, जबकि हिमालयी नदी नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको सिंधु नदी का तंत्र मिल जाता है, आपको गंगा नदी का तंत्र मिल जाता है, आपको ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र मिल जाता है, लेकिन आपने कभी भी यहाँ नहीं सुना है कावेरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र या फिर नर्मदा नदी तंत्र या गोदावरी नदी तंत्र। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर तो नदी तंत्र का निर्माण होता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं वो स्वतंत्र रूप से, यहाँ की स्वतंत्र रूप से ये सभी नदियाँ अपने गंतव्य को पहुँचती हैं। जैसे अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाकर के मिलती हैं, न कि किसी नदियों को समाहित करते हुए मिलती हैं। तो इस तरह से आप एक डिफरेंस ये भी देख सकते हैं। इसके बाद जो एक डिफरेंस होता है कि हिमालयी नदियों के द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण होता है, ये अच्छे प्रपात भी बनाते हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आप देखते हैं प्रपात तो वहाँ पर अच्छे बनते हैं, लेकिन जल विद्युत परियोजनाओं का थोड़ा सा वहाँ पर अभाव पाया जाता है। तो एक डिफरेंस आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये किसी न किसी एक भ्रंश से होकर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण ही कठोर चट्टानों से हुआ है। चूँकि आप जानते हैं कि जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे तो वहाँ पर दरार आया, और दरार होने के बाद क्या हुआ कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, दरारी उद्गार के ज्वालामुखी आए और जो लावा का प्रवाह हुआ उसी से हमारे प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है।
तो ऐसे में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ किसी न किसी भ्रंश से होकर प्रवाहित होती हैं, जबकि हिमालयी नदी किसी भी भ्रंश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। तो ये भी आप एक डिफरेंस देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसम पर डिपेंड करती हैं, जबकि हिमालयी नदी क्या है कि यहाँ पर हमेशा उनको पानी की उपलब्धता होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या होती हैं कि इनके पास जल की मात्रा कम होती है, मौसम के अनुसार इसमें जल की आपूर्ति होती है, वर्षा होगी तभी इनको जल की मात्रा मिल पाती है। इसके बाद अगर आप मैप का अवलोकन करें, मैप को ध्यान से देखें भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इनकी लंबाई आपको कम देखने को मिलती है, जबकि हिमालयी नदियां काफ़ी लंबी होती हैं। तो लंबाई के दृष्टिकोण से भी इन दोनों नदियों में डिफरेंस पाया जाता है। हिमालयी नदियों की लंबाई ज़्यादा होती है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई थोड़ी सी कम होती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो विशाल जल ग्रहण क्षेत्र इनका नहीं होता है, क्योंकि जितने एरिया से जल को ये लेकर आती हैं उसका एरिया कम होता है। हालांकि बहुत सारी नदियों के साथ नहीं है, कुछ नदियों के साथ जल ग्रहण क्षेत्र इनका कम होता है, जबकि हिमालयी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र ज़्यादा होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तुलना में। तो इस तरह से आप भारत के अपवाह तंत्र को एक आसान कर सकते हैं। आसान तरीके से इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें ये समझने की आवश्यकता है कि कौन कौन सी नदियां भारत में प्रवाहित होती हैं और भारत में प्रवाहित होने के साथ साथ किन किन क्षेत्रों से जाती हैं, कहां कहां पर ये गुजरती हैं, किस तरह की आकृतियों का निर्माण करती हैं और लास्ट में कहां पर जाकर के मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपकी परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से फाइनल टच की। जब भी आप कोई भी चैप्टर मेरे साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात होगी कि पहले हमारा काम होगा कि पूरे चैप्टर की एनालिसिस करना, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको मैं कुछ यहाँ पर अभ्यास कराऊंगा, कुछ आपसे सवाल पूछूंगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि हर हेडिंग में आपसे मैं सवाल पूछते रहता हूँ, तो वो आपको करना है। फिर इसके बाद आपको एक बेहतर प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए हम टेस्ट करवाएंगे और फिर उसके बाद लास्ट में आपका एग्ज़ाम होने से पहले आपको मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो सके और अच्छे से आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। तो अगले वीडियो में हम लोग एक नदी तंत्र की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे और सिंधु नदी तंत्र में देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं, कहां कहां से आती हैं, किस किस क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं और इनकी क्या खास बातें होती हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।